वैधानिक इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा होता जा रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 1935 का भारत शासन अधिनियम देखा। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, हम लोगों ने हेडिंग जरूर डाला है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, लेकिन डायरेक्ट हम लोग इस टॉपिक पर नहीं पहुंच रहे हैं। फिर मैंने कहा अपने को थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि ये जो 1935 का जो अधिनियम बना, उस अधिनियम के तहत 1937 में कई राज्यों में चुनाव हुए थे। 1937 में आप लोग शायद ये भी जानते होंगे दोस्तों कि 1939 से लगाकर 1945 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे यहां पर कि हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात कर रहे हैं, इस बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटना घटित हो रही है उन घटनाओं का सीधा संबंध भारत से है। किस तरह से संबंध है उस पर बात करेंगे। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, आप लोग जानते हैं एडोल्फ हिटलर जर्मनी का और इटली में मुसोलिनी, ये सब उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खलनायक रहे हैं। आप ये सब जानते हैं। आप ये भी जानते हैं दोस्तों, हम तो उस समय गुलाम थे, तो हमारे और से तो युद्ध में भाग लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर क्या, फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक तरफ इटली था मुसोलिनी, उसके साथ में जर्मनी था हिटलर, और उसके साथ में जापान। ये तीन शक्तियां एक साथ में थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी तरफ जरा देखिएगा, एक साथ में ब्रिटेन था, उसके साथ में फ्रांस था, और उसके साथ में रशिया था, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे देश हुआ करते थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीन बड़ी शक्तियां एक तरफ थी, और इटली, जर्मनी और जापान, ये तीन शक्तियां एक तरफ थी। आप देखेंगे दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे स्टार्ट हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर अंदर फ्रांस युद्ध हारकर युद्ध से बाहर हो गया। फ्रांस बुरी तरह से हार गया। हिटलर ने और इटली ने बुरी तरह से फ्रांस को रौंद दिया। फ्रांस युद्ध हारकर बाहर हो गया। रशिया अपने आंतरिक मामलों में इतना उलझ गया था वहां पर कि ब्रिटेन अकेला बच गया। और ब्रिटेन अकेला, और भारत पर शासन किसका था? ब्रिटेन का ही था। इधर दोस्तों एक और आप घटना देखेंगे भारत की, अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होगा 1938 के हरिपुरा और त्रिपुरी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, उस अधिवेशन में जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया ने वो चुनाव लड़ा। आप लोग ये भी जानते हैं पट्टाभी सीतारमैया हमारी संविधान सभा के बाद में मेंबर भी रहे हैं, बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, और गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे, उनके बहुत बड़े सहयोगी थे। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, और उस अधिवेशन में, उस चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी होने के बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस उस चुनाव को जीत जाते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष बाबू बन जाते हैं। आप लोग दोस्तों ये भी जानते होंगे कि पट्टाभी सीतारमैया की ये जो हार होती है, उसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि गांधी जी ने इसे अपने विचार की या अपनी खुद की हार माना था। इससे सुभाष बाबू थोड़े दुखी हुए और उन्होंने बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे ये बात क्यों कर रहे हैं? ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुभाष बाबू को बाद में नज़रबंद कर दिया गया। दोस्तों नज़रबंद आप लोग जानते हैं, एक तो होती है गिरफ्तारी जिसमें जेल में डाल दिया जाता है। नज़रबंद का मतलब है आप जहाँ कहीं पर भी रहते हो, घर में या जहाँ पर भी आपका स्टे है, उसके चारों ओर पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है, आपको कहीं आने नहीं दिया जाता, कहीं बाहर आने नहीं दिया जाता।
इसे हम लोग नज़रबंदी कहते हैं। सुभाष बाबू उस नज़रबंदी को तोड़कर अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए हिटलर, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा विलेन है, सुभाष बाबू उनसे भी मिलते हैं। सुभाष बाबू की ये जो मुलाकात होती है हिटलर के साथ, ऐसा कहते हैं कि 1-2 मिनट की मुलाकात हुई, ज़्यादा समय नहीं मिला। सुभाष बाबू ने हिटलर से रिक्वेस्ट की थी कि वो भी भारत में इस प्रकार का एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं आज़ादी की, और दुश्मन अपना कॉमन है, उनका दुश्मन भी ब्रिटेन था और भारत का दुश्मन भी ब्रिटेन था। लेकिन हिटलर इस प्रपोजल पर, इस प्रस्ताव पर ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। इसके बाद सुभाष बाबू जापान पहुंच जाते हैं। जापान में पहले से ही आज़ाद हिंद फौज नाम की एक संस्था का गठन हो चुका है। आज़ाद हिंद फौज में जो लोग थे वो सुभाष बाबू की वीरता, सुभाष बाबू की योग्यता से पहले से परिचित थे, और सुभाष बाबू को जाते ही वहाँ आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व दे दिया जाता है। और आज़ाद हिंद फौज सुभाष बाबू के नेतृत्व में जापान के सहयोग से भारत पर ब्रिटेन के विरुद्ध हमला करने की रणनीति पर काम करना शुरू कर देती है। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, सुभाष बाबू की ये आज़ाद हिंद फौज जापान के सहयोग से भारत के पूर्व की ओर, भारत का जो पूर्व है, यानी अगर आप देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह या जो दूसरा वाला जो एरिया है, उस एरिया से इनकी योजना होती है। इधर मैंने कहा ब्रिटेन का सहयोगी फ्रांस युद्ध से बाहर हो गया, रशिया खुद अपने आंतरिक मामलों में उलझ गया, ब्रिटेन की स्थिति बहुत खराब हो रही थी। आज़ाद हिंद फौज सुभाष बाबू के नेतृत्व में भारत की ओर बढ़ रही थी। अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि कहीं भारत का जो साम्राज्य है उनके हाथ से निकल ना जाए, इस प्रकार की प्रॉब्लम थी। तो जरा देखिएगा, सर वीडियो नहीं चल रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं टेक्निकल टीम इसकी तरफ ध्यान देगी थोड़ा सा। फिर क्या हुआ, अब देखिए, ऐसी स्थिति में अगस्त 1940 में लॉर्ड लिलिथगो ने एक प्रस्ताव भारतीयों के सामने रखा, और इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। याद ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अगस्त प्रस्ताव है, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन भारत के संवैधानिक इतिहास में, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्यों महत्वपूर्ण फैक्ट है? अगस्त प्रस्ताव ही वो पहला प्रस्ताव है जिसमें पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बात है अंग्रेजों के द्वारा जो पहली बार स्वीकार की गई थी, वो इस अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार की गई। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन दोस्तों, इस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे, जब इतनी बात अंकित जी कह रहे हैं क्वारंटाइन करना, नजरबंद करना, नजरबंदी थोड़ी नकारात्मक शब्द है, क्वारंटाइन तो फिर भी ये जो जिस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया। तो जरा देखिएगा दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण प्रस्ताव अंग्रेजों ने रखा। इससे पहले अंग्रेजों ने कभी भी भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी इस प्रकार का प्रस्ताव नहीं रखा था। आप कहेंगे इसमें इतनी बड़ी बात क्या? अरे बड़ी बात कैसे नहीं है? संविधान सभा किसकी होती है? संविधान सभा उन देश की होती है जो देश स्वतंत्र होने वाला है या स्वतंत्र हो चुका है। क्योंकि संविधान सभा होगी तो दोस्तों संविधान का निर्माण होगा, और संविधान का निर्माण होगा इसका मतलब देश की आजादी। 1940 अगस्त में ये जो प्रस्ताव रखा गया, ये प्रस्ताव संकेत करता है कि अब भारत को आजादी मिलने वाली है। वो कितना टाइम लगता है वो अलग बात है, लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की बात यहीं पर स्वीकार की। अब आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि जब इतना अच्छा प्रपोजल है तो फिर कांग्रेस ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? यस, सारा खेल शब्दों का है। और कैसे शब्दों का खेल है? इसमें जो अगस्त प्रस्ताव में जो बात कही गई, इसमें कहा गया कि संविधान सभा होगी भारतीयों के लिए, और उसमें मुख्यतया जो सदस्य हैं वो भारतीय होंगे, मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब हुआ कि संविधान सभा तो जरूर गठित होगी,
और उसमें जो मेंबर्स हैं वो भारतीय होंगे, लेकिन मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय होंगे मतलब ये होता है कि समझ लीजिए जैसे 100 मेंबर है तो अधिकांश मेंबर भारतीय होंगे। साधारण शब्दों में हम ये देख सकते हैं। तो आप मुझसे कहेंगे फिर आपको क्या प्रॉब्लम है, भारतीय तो मेंबर बन ही रहे। अरे प्रॉब्लम है, भारत के लिए संविधान सभा बनेगी तो मुख्यतः भारतीय क्यों, सारे सदस्य भारतीय होने चाहिए। और याद कीजिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ढंग से देखा था साइमन कमीशन के प्रति हमारा विरोध क्यों था। साइमन कमीशन को हमने व्हाइट कमीशन क्यों कहा, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था, भारतीय नहीं था और भारतीयों की समस्याओं पर विचार करने के लिए आया था। संविधान सभा गठित होगी, उसमें मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे, हमको इसी शब्द पर ऑब्जेक्शन था। अगस्त प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने मानसिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया पूरी तरह से कि अब भारत को आजादी मिल जाएगी। समय की बात है, 5 साल 7 साल 10 साल लग सकते हैं, लेकिन आजादी मिल जाएगी। एक और दूसरा, ये इस बात का भी प्रतीक है कि अंग्रेजों की अभी भी इच्छा है कि जो भी संविधान सभा बने उस संविधान सभा में कुछ अंग्रेजों के भी प्रतिनिधि मेंबर होने चाहिए। तभी तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया कि मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे। हमने कहा हमें ये एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगस्त प्रस्ताव ऐतिहासिक है, स्वीकार तो किया कि संविधान सभा होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, युद्ध और आगे बढ़ा। आप लोग देखते हैं कि 1941 में जापान ने जब पर्ल हार्बर पर, अमेरिका का जो पर्ल हार्बर है उस नौसैनिक हवाई अड्डे पर जैसे ही हमला किया, उसके बाद तो पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति ही चेंज हो जाती है। आपने मूवी भी देखी होगी पर्ल हार्बर, जापान और अमेरिका के बीच में संघर्ष की कहानी है। उस मूवी में अमेरिका अब तक युद्ध का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था और आप यूं कह दीजिए कि अमेरिका एक बनिया की भांति दोनों शक्तियों को हेल्प करने का काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, अमेरिका ब्रिटेन के साथ हो गया और अमेरिका ब्रिटेन के साथ होते ही सारी परिस्थितियां ही बदल गई युद्ध की। जो परिस्थितियां बिगड़ रही थी ब्रिटेन के पक्ष में नहीं थी, वो परिस्थितियां अब धीरे धीरे पक्ष में होने लग जाएगी। इस बीच देश आगे बढ़ता है। भारत में क्या हो रहा है, भारत में हमारे यहाँ पर आप लोग जानते हैं गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारियां होने लग गई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन और फिर करो और मरो के नारे, ये सब इन बातों के संकेत है कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना होगा। दोस्तों मार्च 1942 में तत्कालीन गवर्नर जनरल सर स्टेफर्ड क्रिप्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया दैट टाइम। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव को क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है। और फिर ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है भारत में संविधान निर्माण की दिशा में। किस तरह से? नहीं अंकित बाबू, इसको पोस्ट डेटेड चेक नहीं कहा। पोस्ट डेटेड चेक अगस्त प्रस्ताव को नहीं कहा। अभी बात कर रहे हैं कि किसको कहा, आप थोड़ा ध्यान से सुने इसको। मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने एक क्रिप्स प्रस्ताव रखा और इस क्रिप्स प्रस्ताव में क्या था, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होगा। यानी अगस्त प्रस्ताव में जो बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी जिसमें मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे, उस बात को न केवल दोहराया गया बल्कि यह कहा कि सारे के सारे मेंबर्स भारतीय होंगे। क्रिप्स प्रस्ताव की सबसे बड़ी बात क्या थी, संविधान सभा तो होगी और वो संविधान सभा किसकी होगी, भारतीयों की होगी। लेकिन दोस्तों क्रिप्स प्रस्ताव को भी हमने स्वीकार नहीं किया। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे अब आपको क्या दिक्कत है? अगस्त प्रस्ताव में तो आपने कहा कि उसमें एक कमी थी क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे, सारे सदस्य भारतीय नहीं होंगे, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। अब तो सारे सदस्य भारतीय है ना क्रिप्स प्रस्ताव में। अब क्या दिक्कत थी? अब दिक्कत यह थी दोस्तों कि क्रिप्स ने यह प्रस्ताव रखा कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा, समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया। आप आगे तो बढ़े,
अंग्रेज भारतीयों के संविधान निर्माण की दिशा में आगे तो बढ़े। पहले कह रहे थे मुख्यतः सदस्य भारतीय होंगे, अब कहने लगे सारे सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये बात है मार्च 1942 की। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय इंग्लैंड बहुत बुरी तरह से गिरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और हिटलर बहुत बुरी तरह से आगे बढ़ रहा था, उसको जगह जगह पर विजय मिल रही थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और हमको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया है, लेकिन मार्च 1942 में किसको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त होगा? तो आप कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो सकता है 1950 में होता, हो सकता है 1955 में होता। तो गांधी जी ने और कांग्रेस ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार करने से मना कर दिया। और ये जो अंकित कह रहे हैं कि पोस्ट डेटेड चेक, ये एक्चुअली में इस क्रिप्स प्रस्ताव को ही कहा गया। और कारण पता होना चाहिए, क्योंकि कथन और कारण में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने इसे क्यों कहा? पोस्ट डेटेड चेक हिंदी में कहते हैं पूर्व तिथि का चेक। पूर्व तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक का। और क्या का? दिवालिया बैंक। यस, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न, मेंस में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 50 शब्दों में इसका आंसर दीजिए, 200 शब्दों में इसका आंसर दीजिए। ऐसा क्यों कहा? दिवालिया बैंक का क्या मतलब है और पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब है, इसी को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों, इंग्लैंड युद्ध के दौरान बुरी तरह से जो गिरा हुआ था, इसके लिए गांधी जी ने शब्द का प्रयोग किया दिवालिया बैंक। और पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहा? क्योंकि युद्ध की समाप्ति के पश्चात उस चेक को आप भुना सकते थे। ऐसा कहा गया था क्रिप्स प्रस्ताव में कि युद्ध की समाप्ति जब हो जाएगी तब आपके संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो गांधी जी ने इसकी उपमा एक ऐसे दिवालिया बैंक के चेक से दी है जिसका भुगतान बाद में होगा। गांधी जी ने कहा, मजाक कर रखा है आपने, खुद हार रहे हो और हमको ये कह रहे हो कि आप ये चेक ले लीजिए, फिलहाल हमारा सहयोग कीजिए, और चेक का जो भुगतान है, चेक को जो बुनाना है वो बाद में करना। गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न कथन और कारण में हो सकते हैं। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कथन और कारण में कैसा प्रश्न बन सकता है, तो मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। जैसे फैक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, दिवालिया बैंक का चेक किसने कहा, किसको कहा, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा, ये तो सब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं ए टू जेड पॉलिटिक्स की, ए टू जेड पॉलिटी की और नए सिरे से पॉलिटी की। तो आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना, कथन और कारण के प्रश्नों को भी मानसिक रूप से आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। कैसा प्रश्न बनेगा? कथन, और आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। कथन है, गांधी के अनुसार क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। यह कथन है। पहले तो आपको इसकी सत्यता जांचनी पड़ेगी कि यह वाकई में बात सही है या नहीं है। तो आप सत्यता जान ली और आपको लगा यस, ये एकदम सही है, गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। अब देखिए दोस्तों, नीचे लिखा आएगा कारण। ऐसा क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की बुरी स्थिति और युद्ध की समाप्ति के पश्चात संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखने के कारण गांधी ने ऐसा कहा। यस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की बुरी स्थिति थी और आपकी जो संविधान सभा बनेगी वो युद्ध की समाप्ति के पश्चात बनेगी, इस वजह से गांधी ने ऐसा कहा। कथन सही है दोस्तों, कारण सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा। अब पंडित नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में क्या कहा? एक्चुअली में पंडित नेहरू के मित्र थे क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। उन्होंने कहा कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए। मेरे पुराने मित्र
स्टेफर्ड क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए। शैतान मतलब ब्रिटेन और वकील मतलब प्रस्ताव। ये जो प्रस्ताव आप रख रहे हो कि कांग्रेस और भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के लोगों का या ब्रिटेन का जो सहयोग करना चाहिए, सहयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम लोग आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे युद्ध की समाप्ति के पश्चात। तो पंडित नेहरू कहते हैं, क्रिप्स महोदय आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप तो शैतान की वकालत करते हैं, आप शैतान के वकील बनकर आए। तो ये सब बातें ध्यान रखना, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव भी हमने ठुकरा दिया। इसके बाद में आगे की जो घटना है वो कुछ इस तरह से है। आया वर्ष 1945 का, 1945। 1945 का ये जो वर्ष है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है जरा देखिएगा। कुछ घटनाओं का चर्चा करना यहाँ जरूरी है। पहली बात, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हो गई। यूएनओ की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए की गई। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यूएनओ ने साफ घोषणा कर दी कि जो भी सदस्य राष्ट्र है उनके पास कोई भी कॉलोनी है, कोई भी उपनिवेश है, वो तुरंत आजाद करे। भारत ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, एक उपनिवेश था, यानी यूएनओ ने साफ साफ संकेत कर दिया कि जिन जिन देशों के पास कॉलोनीज है वो कॉलोनीज उनको छोड़नी पड़ेगी, इसका मतलब आजादी देनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। दूसरी बात, 1945 में ही इंग्लैंड में चुनाव हुए दोस्तों। इंग्लैंड में चुनाव, आप लोग जानते होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और आपको एक बात और बता दूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें जो चर्चित प्रधानमंत्रियों में से जो नाम है उनमें चर्चिल का नाम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ही वॉज वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड दैट टाइम, क्योंकि यूएनओ की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। वो सब चीजें ठीक है, लेकिन ये चर्चिल महोदय भारत के बारे में क्या सोचते हैं? चर्चिल भारत की आजादी के कट्टर विरोधी थे। यस, चर्चिल तो यहां तक कहते थे कि मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए इंग्लैंड का कभी भी भारत में सूर्यास्त नहीं होगा। सूर्यास्त नहीं होगा इसका मतलब वो मेरे प्रधानमंत्री रहते हुए मैं कभी भारत को आजादी नहीं दूंगा, ऐसा चर्चिल कहते थे। और उसके पीछे वो कारण बताते थे कि ये भारतीय आपस में लड़ते रहते हैं, इनकी किसी भी बात में कभी भी आम सहमति नहीं हो पाती है, इसलिए इनको आज़ादी देने का कोई मतलब नहीं है। इनको आज़ादी दे भी दी, लोकतंत्र की स्थापना कर भी दी, ऐसा चर्चिल कहते थे। तो ये भारतीय आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे, देश कभी बन ही नहीं पाएगा, ऐसा चर्चिल कहते थे। ये चर्चिल साहब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड उन देशों में से था जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विजय हासिल की थी। लेकिन दोस्तों 1945 में आफ्टर द वॉर इंग्लैंड में जब चुनाव हुए तो चर्चिल चुनाव हार गए। और जो इंग्लैंड में जो नए प्रधानमंत्री बने उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से थे, मजदूर दल से। और क्लीमेंट एटली वह कांग्रेस के नेताओं के बीच में बड़े मधुर संबंध थे। और मधुर संबंध वाजिब है क्योंकि कांग्रेस भारत में विपक्ष में था, भारत में ब्रिटेन की सरकार थी, और ब्रिटेन में जो सरकार थी वो चर्चिल की थी, और चर्चिल के जो विरोधी नेता थे तो वो क्लीमेंट एटली थे। तो क्लीमेंट एटली वहां पर ब्रिटेन में विपक्ष में और इधर भारत में कांग्रेस विपक्ष में, इन दोनों के बीच में काफी अच्छे संबंध हो गए। क्लीमेंट एटली ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनसे पूछा गया कि भारत की आजादी के बारे में प्रश्न, भारत को कब आप आजाद करेंगे, तो क्लीमेंट एटली के क्या शब्द है, वो शब्द आपके सामने रखने बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? जिस मां के बेटों ने दो दो बार दूसरे देश के युद्ध में अपनी आहुति दी है, उस मां को और उनके बेटों को आजादी का पूरा हक है। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की मदद की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की मदद की, इनको आजादी दी जानी चाहिए, ऐसा एटली कहते हैं। एटली ने इसके ठीक बाद में
भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए तुरंत अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह बनाया और उसे भारत भेजा, जिसे हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। ये कैबिनेट मिशन बन गया। ये कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। देखिए, जिन वर्षों की अब हम लोग बात कर रहे हैं 1945, 1946, यहां तक अभी ये क्लियर नहीं है कि भारत को आजादी कब मिलेगी। यहां तक अभी क्लियर नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में नियुक्त हुआ। इंग्लैंड की सरकार के ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। 3 मंत्रियों का ये समूह था। सर पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे और सर पैट्रिक लॉरेंस के साथ में एक व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे वही व्यक्ति सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों का यह समूह कैबिनेट मिशन के रूप में भारत पहुंचा और भारत की समस्याओं पर विचार करने का निर्णय लिया, विचार विमर्श करना प्रारंभ किया। ये जो कैबिनेट मिशन है, मार्च 1946 में जब भारत आया तो उन्होंने भारतीय समस्याओं पर विचार विमर्श किया। भारत के सभी समूहों से, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के नेताओं को बुलाया, मुस्लिम लीग के नेताओं को बुलाया, दलितों के नेताओं को बुलाया, समाज के सारे समुदाय के लोगों से इन्होंने विचार विमर्श करना प्रारंभ किया और उन्होंने एक रूपरेखा, एक ड्राफ्ट तैयार किया भारत की संविधान सभा का। भारत का जो संविधान है, उस संविधान को बनाने के लिए एक संस्था के रूप में संविधान सभा गठित होगी। उन सब के बारे में इस कैबिनेट मिशन ने विचार विमर्श किया। समाज के सभी समुदायों के साथ विचार विमर्श करने के बाद में उन्होंने अपनी योजनाओं को रखा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। लेकिन फिलहाल हम लोग संविधान सभा की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कैबिनेट मिशन की इस बात को यहीं पर हम लोग रोक लेते हैं। वर्ष आया 1947 का और जून 1947 में ब्रिटेन की संसद ने भारत की आजादी के लिए एक अधिनियम बनाया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ब्रेक के बाद जो बात की वो बात इस अधिनियम की पृष्ठभूमि के लिए की। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा मैंने जानबूझकर अभी छोड़ दिया, क्योंकि 10-15 मिनट बाद में कैबिनेट मिशन की क्या योजना थी इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बन गया। अब उसकी क्या क्या विशेषता है उस पर अपने को बात करनी है। पहली विशेषता, इस अधिनियम के द्वारा भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, भारत का नया सूर्योदय हो रहा था, भारत को स्वतंत्रता दे दी गई इस अधिनियम के द्वारा, लेकिन साथ ही साथ भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत का विभाजन करके एक इस्लामिक देश के रूप में पाकिस्तान की स्थापना की गई। ये इस अधिनियम की पहली विशेषता है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो भारत आजाद होकर, जो वर्तमान का जो भारत आपको दिखाई दे रहा है वो भारत अस्तित्व में आ गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हालांकि आप लोगों को बता रखा है कि 26 जनवरी 1930 से हम अपना स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते रहे, लेकिन अब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम लोग मनाने लग गए। एक बात तो है ये। दूसरी बात दोस्तों, ये जो 15 अगस्त है भारत का तो स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ये बांग्लादेश का शोक दिवस है। बांग्लादेश का शोक दिवस। बांग्लादेश का शोक दिवस क्यों है ये मैंने ऐसे ही बता दिया, क्योंकि कभी प्रश्न बन सकता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न बन सकता है। क्यों मनाता है बांग्लादेश शोक दिवस के रूप में 15 अगस्त को? क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश को इस मुद्दे पर।
प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है, आगे कभी कहानी जब आएगी तब बात करेंगे, पर आपको हिंट थोड़ा सा दे देता हूं। ये जो बांग्लादेश है, अब थोड़ा सा देखिएगा कि उदाहरण के तौर पर, केवल उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर ये अगर भारत है, जब भारत का विभाजन हुआ तो इस तरह से हुआ, ये पश्चिमी पाकिस्तान बना और ये पूर्वी पाकिस्तान बना। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ और भारत का जब विभाजन हुआ और जब पाकिस्तान नाम का जब नया देश स्थापित हुआ, उस समय पाकिस्तान दो भागों में विभाजित था और उसके बीच में पूरा का पूरा ये भारत आता था। पश्चिम पाकिस्तान आज का पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, ये सब 1947 की स्थितियां हैं। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि 1971 में इस पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक आज़ादी का आंदोलन हुआ। मुजीबुर रहमान, और इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नया देश अस्तित्व में आया। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने घोषणा भी कर दी नए देश के रूप में बांग्लादेश की। खुद बांग्लादेश ने बाद में 16 दिसंबर को की। ये जो नया देश स्थापित हुआ, उस देश का नाम हुआ बांग्लादेश। आप लोग ये भी जानते हैं दोस्तों कि इसी पूर्वी पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 का वॉर हुआ। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और उधर याया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। ये सब 1971 की बात कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ये आंदोलन के फलस्वरूप जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस विभाजन के फलस्वरूप जो नया देश उभर कर आया वो है बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश की स्थापना में भारत का बहुत बड़ा रोल है। ये जो बांग्लादेश है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी और 15 अगस्त को जब हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे 1975 में, 15 अगस्त 1975 को जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, उसी 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से बांग्लादेश 15 अगस्त को दुखों का दिन, शोक दिवस के रूप में मनाने लग गया। बांग्लादेश के सैनिकों ने, पाकिस्तान के कहने पर कुछ सैनिकों ने एक विद्रोह कर दिया, मिलिट्री कूप हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ। और उस सैनिक विद्रोह में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि वहाँ सरकार में थे, बांग्लादेश के वहाँ राष्ट्रपिता कहलाते हैं, बंधु उनको कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई। और न केवल शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई बल्कि उनके पूरे परिवार की हत्या इस दिन कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान की एक बेटी शेख हसीना वाजेद, जो आजकल वर्तमान समय में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है, उस समय लंदन में, इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी, वो बच गई। वो बाद में लंदन से बांग्लादेश लौटी, फिर बांग्लादेश की राजनीति में आई, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, आवामी लीग उनकी पार्टी है, फिर वो सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस दिन जो मिलिट्री कूप हुआ, उस कूप की याद में, उस दुखों के दिन के रूप में इसे घोषित कर दिया। और उसके बाद में बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों? इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को, आप लोग जानते हैं दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत को आज़ादी दे दी गई, लेकिन आप दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारत ब्रिटेन की सरकार से मुक्त हो गया। ब्रिटिश भारत, ये भारत आज़ाद हो गया। इस भारत का विभाजन कर दिया गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत रह गया। लेकिन ये जो देशी भारत था, देशी रियासतों वाला भारत, इस देशी भारत के बारे में इस अधिनियम में क्या लिखा? ये जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी, उस समय लगभग 562 के करीब देशी रियासतें थी। 562 बहुत छोटी छोटी रियासतें। यहां हैदराबाद जैसी रियासत थी जो कि उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी।
जूनागढ़ जैसी रियासतें थी, जम्मू कश्मीर जैसी रियासतें थी, जोधपुर था, जैसलमेर था, जयपुर था, झालावाड़ थी, खूब सारी 562 के करीब छोटी छोटी रियासतें थी। इन छोटी रियासतों को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया का मतलब है उन्हें इस बात की छूट दे दी कि आप चाहो तो भारत में मिल सकते हैं, आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और आप चाहो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व, इस प्रकार का प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में किया गया। दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल बात है और मुझे लगता है कि अपने को वो बात ढंग से समझ में आनी भी चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो बात क्या है? अक्सर इस अधिनियम की आलोचना करते हुए ये कहा जाता है कि अंग्रेज भारत के कई सारे टुकड़े करना चाहते थे, सैकड़ों टुकड़े करना चाहते थे, देशी रियासतों को अलग अलग भागों में बांटना चाहते थे। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसको संवैधानिक रूप से उसका विधिक स्वरूप अगर देखते हैं तो अंग्रेज 1947 के अधिनियम के द्वारा स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते थे कि देसी रियासत फला जो देसी रियासत है वो भारत में जाएगी, फला जो देशी रियासत है वो पाकिस्तान में जाएगी। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे ऐसा क्यों नहीं कह सकते थे? ऐसा इसलिए नहीं कह सकते थे दोस्तों क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा अंग्रेजों ने इन प्रत्येक देशी रियासत के साथ संधियां कर रखी थी। और जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको एक नाम मिलेगा लॉर्ड वेलेजली का। ये जो लॉर्ड वेलेजली है इसी ने पहले सहायक संधियां प्रारंभ की थी। ये सहायक संधियां हर देशी रियासत के साथ हो रखी थी। जब देशी रियासत के साथ संधि हो रखी थी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है, इस अधिनियम के तहत ये सहायक संधियां रद्द कर दी गई। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे रद्द करने का क्या मतलब है? रद्द करने का मतलब है अंग्रेजों ने इस अधिनियम के द्वारा, ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा ये कह दिया कि जो भी देशी रियासत है वो वैसी हो गई है जैसे पहले थी। अर्थात अंग्रेजों ने जब उनके साथ डील की थी, अंग्रेजों ने जब उनके साथ संधि की थी, उस समय जैसी रियासत अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, आप जैसे पहले थे वैसे हो गए। टेक्निकली अगर थोड़ा देखा जाए तो ये ठीक ही था क्योंकि अंग्रेज थोप नहीं सकते थे कि आपको भारत में मिलना पड़ेगा या फिर पाकिस्तान में मिलना पड़ेगा। तो विधिक रूप से तो ये थोड़ा ठीक ही दिखाई देता है। खैर जो भी है, देशी रियासतों को छूट दे दी गई। रियासतें कितनी? 562 देशी रियासतें और छोटी छोटी रियासतें। किसी रियासत का क्षेत्रफल मुश्किल से 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, किसी रियासत की जनसंख्या 1.5 लाख, 2 लाख, किसी रियासत की जनसंख्या 15 लाख, 17 लाख, बड़ा विशाल भौगोलिक क्षेत्र। बहुत सारी बातें थी इन रियासतों में। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री, देश के पहले उप प्रधानमंत्री। ये जो गृह मंत्रालय था उस समय का, उस गृह मंत्रालय में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। गृह मंत्रालय में एक डिपार्टमेंट, जैसे आज के दिन हमारा जो गृह मंत्रालय है उसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स, राज्य विभाग आज है। उस समय गृह मंत्रालय के अंडर में एक डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट का नाम देशी रियासतों का विभाग, देशी रियासतों का विभाग, देशी रियासतों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द नेटिव स्टेट्स और द प्रिंसली स्टेट्स। ये गृह मंत्रालय के अंडर में ही था। इस विभाग में सचिव थे वीपी मेनन। वीपी मेनन वॉज द सेक्रेटरी ऑफ दैट डिपार्टमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की जोड़ी ने एक एक देशी रियासत से बात करनी शुरू की और जो उन्हें उचित लगा उसके हिसाब से उनको कन्विंस करते हुए एक एक देशी रियासत का भारत में विलय किया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर उन देशी रियासतों में से हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बनी। जम्मू कश्मीर के तो शासक जो थे वो हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह।
जम्मू कश्मीर की अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम थी, तो वो बड़े उधेड़-बुन में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से जूनागढ़ में मिक्स जनसंख्या थी, हालांकि जूनागढ़ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे। पाकिस्तान के नज़दीक लगता है जूनागढ़, गुजरात में है आज के वर्तमान के। उस समय गुजरात था नहीं, बॉम्बे हुआ करता था, तो जूनागढ़ उसमें अंतर्गत आता था। हैदराबाद आप लोग जानते हैं, हमारे साउथ में आंध्र प्रदेश की राजधानी। ये जो हैदराबाद है, ये हैदराबाद उस समय भारत की बहुत बड़ी देशी रियासत थी। ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश नहीं थे, ये सब हैदराबाद के अंतर्गत आते थे। और हैदराबाद भारत के एकदम बीच में था और वहाँ पर भी मुस्लिम शासक थे। ये तीनों रियासतें आनाकानी करती रही। आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध हुआ। आप लोग शायद ये भी जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक जब पाकिस्तानी सेना से घिर गए, पाकिस्तानी सेना के उकसाव पे जो लोग आए थे जम्मू कश्मीर में, जब महाराजा हरि सिंह जब घिर गए, तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947, डेट याद रखिएगा, 26 अक्टूबर, और डेट है 26 अक्टूबर और वर्ष है 1947। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। इसके बाद में 27 अक्टूबर को भारत की फौज जम्मू कश्मीर पहुंची और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ। जो आधार है वो सिग्नेचर है और वो भी महाराजा हरि सिंह के द्वारा किए गए। ये जम्मू कश्मीर की कहानी है। कभी इस विषय पर जब और आए तो अलग से बात करेंगे। जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। अधिकांश जनसंख्या ने, लगभग 90-92 वोट को छोड़ दीजिए, अधिकांश जनसंख्या ने भारत में विलय का निर्णय लिया। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत है जहां पर भारत सरकार को पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। वहाँ जो भारत की पुलिस ने जो ऑपरेशन चलाया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो है। हैदराबाद के नवाब को पोलो खेलने का शौक था, इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन पोलो रखा गया। तो एक तरह से पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद का विलय भारत में करवाया गया। तो ये तीन बड़ी रियासतें थी जो थोड़ी दिक्कत करती रही। तो तीनों रियासतों का विलय किस तरह से भारत में किया गया उसके बारे में मैंने चर्चा की। और साथ साथ में दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ। ये जो रियासतों का जो विलय किया गया, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल को और वीपी मेनन को। दोनों व्यक्तियों को इस बात का क्रेडिट दिया जाता है, इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने दोनों ने मिलकर रियासतों का एकीकरण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष अगर कहा जाए तो उसके पीछे भी कारण ये था, उन्होंने देश के एकीकरण में बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई थी। कई बार कुछ लोग बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि बिस्मार्क से भी बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। बिस्मार्क के सामने ना तो इतनी संख्या में रियासतें थी, ना इतने विभिन्न प्रकार के लोग थे, लेकिन सरदार पटेल की चुनौतियां ज़्यादा थी। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपने तरीकों से सारी रियासतों का एकीकरण किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। वीपी मेनन ने तो इवन बाद में एक किताब भी लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। वीपी मेनन की ये किताब है। इस किताब में मेनन साहब ने बहुत डिटेल में इस बात का उल्लेख किया कि कौन सी रियासत का विलय किस तरह से भारत में किया गया। ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। हाँ, अंकित कह रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। सर अपने आंसर राइटिंग में अंग्रेजों की बड़ाई लिख सकते हैं क्या? अच्छा, मैं जो बार बार ये जब कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए अंग्रेजों का जो योगदान है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, तो शायद मुझे लगता है कि आपने भी इसी वे में प्रश्न पूछा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना है।
बढ़ा चढ़ा के पेश करने का मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी चीज़ का समर्थन करते हैं तो इतना समर्थन, आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए कि ना किसी पार्टी की आइडियोलॉजी का प्रचार करना चाहिए, ना किसी और बात का इस तरह से बात करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि अंग्रेजों की बढ़ाई, तो अंग्रेजों की बढ़ाई लिखने का आपको मौका कहाँ मिलेगा? पहली बात तो आपके तो एक प्रश्न आएगा 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। उस समय आप कुछ बातों को संकेत के रूप में कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज़ है वो अंग्रेजों का योगदान है, तो उन योगदान को हम लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, तो उसको रेखांकित कर सकते हैं। इसमें बढ़ाई की बात नहीं है, वो तो वास्तविकता है। जो वास्तविकता है उसे बढ़ाई नहीं कहा जाएगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, यस एकदम क्लियर है। तो ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो मुझे लगता है कि अब अपने को इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको यहाँ कहना चाहूँगा, हालांकि जब संविधान सभा पढ़ेंगे तो शायद उस समय बात करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको इशारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हमारी जो संविधान सभा बनी, हालांकि हम लोग इस टॉपिक को भी स्टार्ट करेंगे, उस संविधान सभा में अंतिम दिन तक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, उस संविधान सभा में अंतिम दिन तक हैदराबाद से कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से वो कौन सा प्रांत है जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं पहुंचा था, तो वो है हैदराबाद। तो ये देशी रियासतों का किस तरह से विलय किया गया 1947 के अधिनियम के तहत, उस पर हम लोगों ने बात की। और क्या विशेषता है 1947 के अधिनियम की, तो और भी आप जान लीजिए विशेषता। साफ साफ 1947 के अधिनियम में लिखा, क्या लिखा? जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान बनाकर लागू नहीं कर देती है, नया संविधान बनाकर लागू नहीं कर देती है, तब तक 1935 के अधिनियम के द्वारा ही दोनों देशों की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। वापस सुनिएगा, जब तक दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान बनाकर लागू नहीं कर देती है, तब तक दोनों देशों में 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अपने को इस विषय पर बात नहीं करनी है। आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए 1947, और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्ण रूप से, और आंशिक रूप से भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। कितना अच्छा प्रश्न है इंटरव्यू का, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। तो ये जो अवधि है, अंग्रेज तो छोड़कर चले गए थे, तो 2 साल और लगभग 2-2.5 महीने की अवधि है, लगभग 27 महीने की अवधि है। इस 27 महीने की अवधि में देश में कौन सा कानून चल रहा था? भाई, किसी भी देश को चलाने के लिए कानून की तो आवश्यकता होती है, तो फिर कौन सा कानून चल रहा था? उस समय 1935 का अधिनियम लागू था। 1935 के अधिनियम को लागू करने के लिए प्रावधान कहां था? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह साफ लिखा हुआ था कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती है, तब तक 1935 का अधिनियम इन देशों में लागू होगा। तो मेरे हिसाब से बात एकदम क्लियर हो गई होगी, मैं सही कह रहा हूं? तो तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चौथी बात, जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत चुनाव करवाकर
नई संसद का गठन नहीं कर लिया जाता है, नई संसद का गठन नहीं कर लिया जाता है, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा दोस्तों, वापस बोलता हूं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या लिखा? जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत चुनाव करवाकर नई संसद का गठन नहीं कर लिया जाता, तब तक ये संविधान सभा ही किस रूप में काम करती रहेगी? संसद के रूप में काम करती रहेगी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत में जो आम चुनाव है, पहले जो चुनाव है वो अक्टूबर 1951 से लगाकर फरवरी 1952 के बीच हुए। आप लोग जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से। अक्टूबर 1951 से लगाकर फरवरी 1952 के बीच हुए, ये आप जानते हैं। और आप लोग ये भी जानना, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो आज की जो ये संसद है, वर्तमान की संसद, इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। 13 मई 1952 को। जब हमारी वर्तमान की संसद 13 मई 1952 को अस्तित्व में आई थी, तो दोस्तों प्रश्न यह है, 13 मई 1952 से पहले फिर कौन सी संसद थी? यह संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करती थी। कहां लिखा हुआ है? ये 1947 के अधिनियम में लिखा हुआ था। और उसके बाद में कहां लिखा हुआ था ये आपको बताएंगे जब अनुच्छेद 394 बताएंगे। जब आपको 379 और 380 अनुच्छेद 379 और जब अनुच्छेद 380 आपको बताएंगे, तब आपको बताएंगे कि ये प्रावधान किस तरह से किया गया है। दोस्तों, जब संविधान सभा पढ़ेंगे तब आपको यह भी बताएंगे कि 17 नवंबर 1947 यानी देश की आजादी के लगभग 2-2.5 महीने बाद, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने बाद, 17 नवंबर 1947 को इस संविधान सभा ने संसद के रूप में काम करना शुरू कर दिया। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, क्या थी, कैसे थी, कैसे बनी, अभी बात करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इस संविधान सभा ने 17 नवंबर 1947 से संसद के रूप में भारत में काम करना शुरू कर दिया। प्रश्न खड़ा होता है, आपके पास ये पावर आया कहां से? ये पावर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से आया। 1947 के इस अधिनियम में लिखा हुआ था कि जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत नई संसद का गठन नहीं हो जाता, तब तक ये संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान किए गए। आर यू गेटिंग प्रॉपरली? आपको बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिएगा और क्या विशेषता है, ये बात समझ में आ गई आपको? पांचवी और अंतिम विशेषता जो अपने को मालूम होनी चाहिए, जो कि भारत के संवैधानिक इतिहास का अंतिम बिंदु है, और वो ये है, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून है। भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून है। दोस्तों, जब परसों हम लोगों ने इस क्लास को प्रारंभ किया था, तब आप लोगों ने पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून था। और अब ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, वो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया अंतिम कानून है। तो दोस्तों, ये इस तरह से है भारत का संवैधानिक इतिहास। एक बार फिर से 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के बाद एकदम नया टॉपिक नए सिरे से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो टॉपिक है संविधान सभा। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद आपसे वापस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।